कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है और इसमें जितने लोग मिलें उनके साथ अच्छे से मिलना चाहिए। पर क्या होगा अगर उसी छोटी जिंदगी में आप जिनसे भी मिल रहे हैं वो इंसान ही ना हो। हमारी आज की घटना भी कुछ इसी तरीके की है। दरअसल मैं मेरे दोस्त बचपन से लेकर अभी तक हम लोग एक भी बार मिले नहीं थे। स्कूल की यादें ऐसी यादें होती हैं जिसे शायद हम में से कोई भी इंसान भूल नहीं सकता। ये कहानी मेरे दोस्त वैभव की है। वैभव से मुझे मिले शायद कई साल हो गए थे। अचानक से हम सबके पास एक मेल आता है कि रियूनियन होना है और सभी को जाना है। मैं भी इस खुशी में था कि चलो एटलीस्ट अब मैं जाऊंगा तो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। मेरा एक बहुत चुलबुला दोस्त है हर्षप्रीत, जिसने एक प्रॉपर सबको एक मैसेज किया। आई डोंट नो उसे कैसे मेल मिला बट इट्स वेरी गुड। हम 5 दोस्त, मैं, हर्षप्रीत, वैभव, नेहा और प्रिया, हम पांचों एक ग्रुप में रहा करते थे। फाइनली एक रियूनियन का दिन आया तो हम चले भी गए। मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस दिन 14 सितंबर के आसपास की बात रही होगी। हम सब एक साथ मिलते हैं एक ही बस स्टैंड पे और उसके बाद बस में बैठकर हम लोग एक रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं। प्लान ये था कि सब एक साथ मिलकर एक रिजॉर्ट में जाएंगे और वहां पर पार्टी वगैरह करेंगे। कई टाइम बाद मैं हर्षप्रीत से भी मिला, वैभव से भी मिला। वैभव कुछ बदल सा गया था। मैंने उसको पूछा वैभव क्या हुआ है, तो जितनी देर में मैं उसे कुछ पूछ पाता हर्षप्रीत ने उसका मजाक उड़ा दिया। वैभव अब काफी गुस्से वाला इंसान रहने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वैभव के ऊपर कुछ सुपरनैचुरल इशू जरूर है, क्योंकि जैसे ही मैं महादेव का नाम ले रहा था वो अचानक से एक अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। खैर हम सब ने आपस में बात करी और करीबन 4 से 5 घंटे के बाद हम उस रिजॉर्ट में पहुंच गए जहां हमें रुकना था। नेहा और प्रिया भी बहुत ज्यादा हंसमुख थी और मुझे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ऐसा था, वैभव, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो हम सबके मिलने से नाखुश है या फिर वो आना ही नहीं चाहता है यहाँ पे। जिस रिजॉर्ट में हम सब रुके थे उस रिजॉर्ट के आसपास पूरा घना जंगल था और एक छोटी सी मजार थी। मुझे नहीं पता कि वो मजार किसकी थी पर कुछ तो अजीब था वहां पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के दिन में कुछ तो भयानक होने वाला है जो शायद मैंने ना कभी देखा होगा ना मैंने कभी महसूस किया होगा। हर्षप्रीत ने भी जाते जाते मुझसे कहा कि वैभव बेवजह आ गया है, वो अजीब सा मुंह बना रहा है, उसे बाहर भेज देते हैं। क्योंकि हर्षप्रीत शायद नेहा को प्यार करता था, इस वजह से उसने ऐसा कहा हो। ये सब मेरे दिमाग में आने लगा। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। हम सब अपने अपने कमरे में थे। मेरा गेट किसी ने तो खटखटाया। मैं जब गेट खोलता हूं तो वहां पर हर्षप्रीत होता है और मुझसे कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। वो अंदर आता है, कई सारी बातें करता है मुझसे। पहली बार मैं हर्षप्रीत को इतना सीरियस देख रहा था। वो मुझसे कहता है कि वैभव शायद अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता या कुछ ऐसा करके। करीबन 15 मिनट बात करने के बाद मैंने जब उससे कहा कि हर्षप्रीत टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वैभव से बात कर लूंगा। जितनी देर में मैं उसे ये बोलता हर्षप्रीत ने सीधे जाकर नीचे खिड़की से छलांग लगा दी। मैं जैसे ही खिड़की से नीचे झांक कर देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि हर्षप्रीत का मरा हुआ शरीर नीचे पड़ा हुआ है, जो कि पूरा नीचे गिरने से खून में लथपथ हो गया है। उसका सर बुरी तरीके से फट गया है। मैं आपको सच बताऊं कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, क्योंकि मौत अक्सर दूर से देखने में सही लगती है पर यदि कभी आसपास आपकी मौत होती है तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं भागते हुए नीचे रिजॉर्ट में जाता हूँ जहां पर सबके कमरे थे, पर मैं क्या देखता हूँ कि सबके सब एक साथ ऑलरेडी हॉल में खड़े हुए हैं, पर उसमें हर्षप्रीत नहीं है। मैंने वैभव से पूछा कि हर्षप्रीत शायद उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। जितनी देर में मैं ये बोल पाता वैभव ने कहा कि हर्षप्रीत ने फांसी लगा ली है। मैं बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि सिर्फ वैभव ही नहीं, नेहा ये कह रही थी कि उसने उसके कमरे में आकर जान दे दी है, शायद जहर खा के। और प्रिया का ये कहना था कि हर्षप्रीत उसके कमरे में आया और उसने दरवाजे पर पटक पटक के सर अपना वहीं अपनी जान दे दी। ये सबको हर्षप्रीत अलग अलग तरीके से मरता हुआ क्यों दिख रहा था? जितनी देर में मैं कुछ और सोचता उस घर की पूरी लाइटें एक साथ ब्लिंक करने लगी। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था कि अपने पैरानॉर्मल चीजों को बिल्कुल भी यहाँ पर शो ना करूं, पर अब शायद वक्त आ गया था कि मैं अपने गुरु का ध्यान करके उनके द्वारा दी हुई रुद्राक्ष को निकालूं और इस मुसीबत से बाहर निकलूं। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जब मैंने रुद्राक्ष को लेकर
अगम मंत्र का उच्चारण किया तो मुझे पता चला कि हर्षप्रीत की आत्मा यहीं कहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि हर्षप्रीत एकदम से कैसे मर सकता है। मैंने सबको बोला कि उसके घर में किसी तरीके से फोन मिलाओ और उसकी माँ से पूछो कि आखिर बात क्या है। हम लोग जैसे ही फोन मिलाते हैं, उसकी माँ फोन पर यह बताती है कि हर्षप्रीत बहुत खुश था ये रीयूनियन को लेके। वो जब हम लोगों से मिलने आ रहा था तो उसने कई सारे गिफ्ट खरीदे, पर रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। तब से हर्षप्रीत भी उनकी माँ को बार बार दिखता है और ये बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने पूछा कि हर्षप्रीत का अंतिम संस्कार किसने किया था, तो उन्होंने एक बाबा के बारे में बताया जो बहुत अच्छे पंडित हुआ करते हैं। दरअसल ऐसे सिचुएशंस में जब अतृप्त आत्माएं आपके आसपास हों तो कई बार उन पंडितों का सहारा लेना पड़ता है जिन्होंने अंतिम संस्कार किया होता है। उन्हें ही वो विधि मंत्र पूरी तरीके से ज्ञात होता है। मुझे लगा हो ना हो इस गुत्थे का एक ही इलाज है, शायद वो बाबा। अगर उन तक हम किसी तरीके से पहुंच जाएं तो हर्षप्रीत की आत्मा को और ज्यादा मुक्ति मिल सकती है। हम सब ने वहां से बाहर निकलने का प्लान किया। जब हम वहां से बाहर निकल रहे थे तो हमें ये दिखा कि रिसेप्शन पर जो खड़ा है वो भी हर्षप्रीत ही है। बगल में जो स्वीपर है वो भी हर्षप्रीत ही है। वहां पर कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे और हर एक इंसान की शक्ल हर्षप्रीत की शक्ल में तब्दील हो रही थी। मुझे ऐसा लग गया था कि इसकी आत्मा हमें शायद वहां तक पहुंचने ना दे। किसी तरीके से हम लोग आधे रास्ते पहुंचे तो हमने क्या देखा कि सामने हर्षप्रीत, जिसका सर पूरी तरीके से फटा हुआ है, वो हमारे सामने खड़ा होकर हमारे ही गिफ्ट्स को हमारी तरफ कर रहा है। मैंने सारे दोस्तों को बोला कि सब लोग अपनी आंखें बंद करें और बस मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैंने शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया और लगातार गाड़ी को चलाता रहा। ऐसा लगा कि हर्षप्रीत भी शायद अभी मेरे बगल में आकर बैठ जाए, पर मुझे किसी तरीके से वो मंदिर पहुंचना ही था। मैं जब उस मंदिर पहुंचता हूं तो वहां पर एक बाबा मिलते हैं। वो बाबा हम चारों इंसानों को एक एक अभिमंत्रित कील देते हैं और कहते हैं कि अगले दिन हमें इसे उसी शमशान में गाड़ना होगा जहां पर हर्षप्रीत को जलाया गया था। हम चारों इस बात से एग्री हो जाते हैं और रात भर उसी मंदिर में उन बाबा के पास रुकते हैं। सब कुछ शांत होता है वहां पर। अगले दिन मेरे घर से मुझे कॉल आता है कि शायद मेरी जो माँ है वो बीमार है, तो मुझे घर जाना पड़ता है। लेकिन मेरी जो कील थी, पंडित जी ने बताया था कि वो कील वैभव वहां पर ले जाकर गाड़ सकता है। इसके करीब एक हफ्ते बाद तक मेरे पास कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आता है। मैं वैभव के घर में जब फोन करता हूँ तो उनकी माँ मुझसे कहती है कि वैभव पार्शियली कोमा में है। वैभव का शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है। वो सिर्फ बोल पा रहा है पर आधा अधूरा। मैं उसके घर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वैभव की हालत बहुत खराब है। उस पर किसी ने मसानी विद्या का उपयोग किया हुआ है। पर ऐसे कैसे? वो तो पंडित जी के पास था ना, वो तो बिल्कुल सेफ था। उस रात जब मैं वैभव के पास रुका तो रात में मैंने उस पर आत्म आयाम की एक क्रिया करी, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि इंसान अगर पैरालाइज भी है तो वो आखिर सोच क्या रहा है। आत्म आयाम की क्रिया करने पर मुझे ये ज्ञात हुआ कि जिस पंडित के पास ये लोग रुके थे, असल में वो पंडित एक तांत्रिक था। बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे ये जानकर, क्योंकि उनकी माँ ने तो इसी पंडित को सजेस्ट किया था। जब मैं और उस क्रिया के अंदर देखता हूँ तो मेरे ध्यान योग के जरिए मुझे ये पता चलता है कि जब ये तीनों लोग उस शमशान में कील गाड़ने जा रहे थे तो आखिरी कील वैभव ने गाड़ी थी, और आखिरी कील के साथ साथ वैभव को हर्षप्रीत की माँ और वो तांत्रिक एक साथ दिखे, जो कह रहे थे कि अगर सारी कीलें एक साथ गड़ जाएंगी तो हर्षप्रीत जिंदा हो जाएगा। इसके बाद मैंने हर्षप्रीत की माँ को कॉल किया, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं, जिस बात की पुष्टि करने के लिए कि जिस शमशान में हर्षप्रीत को गाड़ा गया है, क्या सच में वहां पर कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है या नहीं। मैं खुद उस शमशान गया और मैं क्या देखता हूँ कि हर्षप्रीत की माँ एक कलश में उसकी अस्थियां लेकर उसी पंडित यानी कि उस तांत्रिक के पास बैठी हुई हैं, और वो शायद अष्ट आत्मा आवाहन की क्रिया कर रहे हैं, जिसमें 8 निर्दोष लोगों की बलि देनी होती है। इस बात की मुझे पुष्टि तो हो गई, लेकिन मैंने उन्हें टोका नहीं। और उसके बाद मैंने अपने स्कूल के सारे दोस्तों को ये सतर्क कर दिया कि कोई भी इंसान उसकी माँ से ना मिले। वहाँ के स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि उनकी माँ अपने बेटे की अस्थियों को लिए उस तांत्रिक या पंडित से कुछ न कुछ बातें करा करती है। किसी को नहीं पता कि उसके अगले शिकार कौन होंगे। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए
द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए डरना जरूर, क्योंकि वो होते हैं। कहते हैं कभी कभी हादसे सिर्फ एक इंसान को प्रभावित नहीं करते, वो शायद पूरे पूरे उस एरिया को प्रभावित कर देते हैं जहां पर इस तरह की कोई दुर्घटना हुई होती है, और अतृप्त आत्माएं कहीं पर भी आ जा सकती हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरी खुद की है। दरअसल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने से भी पहले मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक थिएटर आर्टिस्ट था। कई बार लोग हमें अलग अलग स्कूल से बुलाते थे और कहते थे कि हम वहां पर वर्कशॉप दें। मेरे पास एक कॉल आता है और करीब रायबरेली से 70 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहां से मुझे एक्टिंग और वॉइस ओवर सिखाने के लिए एक ऑफर मिलता है। सबसे ताज्जुब की बात यह थी उस वक्त के उन स्कूल वालों ने बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं किया मुझसे। मैं जब उनके यहाँ पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी सी बाउंड्री है, शायद वो उसी स्कूल की रही होगी, और उसके अंदर जाने पर स्कूल एकदम बीचों बीच में बना हुआ है। मुझे अंदर घुसने पर थोड़ा तो अजीब लग रहा था क्योंकि उस वक्त मेरी दीक्षा चल रही थी। मैं चीजों को इतना ज्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन समझना आता था। मेरे साथ गए मेरे एक असिस्टेंट ने मुझसे कहा कि सर यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दम घुट रहा है। वो अचानक से मुझसे ये बात बोलने लगा तो मैंने उसको कई बार समझाया। मैंने कहा कि हो सकता है कि जब हम किसी नई जगह जाते हो तो ऐसा होता हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जाने पर हमारी मुलाकात उस स्कूल के प्रिंसिपल से होती है। उसके रूम में बैठने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तीनों के अलावा उस रूम में कोई और भी है। मैंने कई बार ये बात पूछने की कोशिश भी करी उन प्रिंसिपल से, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ हम ही है। दरअसल उनका स्कूल एक वीराने में बना है, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई है। हमने पैसे की बात करी और पैसे को लेकर उन प्रिंसिपल ने बिल्कुल भी नेगोशिएशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जितना बोलेंगे आपको उतना पे आउट होगा। आमतौर पर जब हम किसी जगह पर काम की बात करने जाते हैं तो वहां पर नेगोशिएट होना लाजमी सी बात है, लेकिन पहली बार यहाँ पर मुंह मांगी रकम दे रहे थे वो लोग, और वो भी अपने सारे बच्चों को एक जनरल सी वर्कशॉप देने के लिए। वर्कशॉप केवल 7 दिन की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं और मेरा असिस्टेंट उस प्रिंसिपल के कमरे से उठकर जा रहे होते हैं तो हमारे कान में एक आवाज आती है, कोई हमारे कान में पर्चा दे दो कह रहा था। मैं पीछे मुड़ा और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कुछ कहा, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, इवन भगवान की तस्वीरें थी। इवन उनको देखकर लग रहा था कि वो भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ऐसी जगह पर किसी भूत प्रेत का साया होना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा संभव भी है। अब चूंकि 7 दिन का वक्त था और हमें वहां पर रुकना भी था, तो हमें वहां के एक कर्मचारी ने कमरा दिखाया। हमारा कमरा काफी पीछे बना हुआ था स्कूल के। वहां से बाहर निकलते निकलते करीब 2 मिनट हो जाते थे, तब हम शायद स्कूल के बैक डोर पर पहुंचते थे। वो कमरा बड़ा ही अजीब था। वहां पर 2 बेड थे जो कि एक टूटी सी हालत में थे, एक तार जो कि बाहर से अंदर की ओर आता हुआ था जिसमें एक बल्ब लगा हुआ था। पता नहीं वो भी काम कर रहा था या फिर नहीं। वॉशरूम के अंदर जाकर जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि मग की जगह एक अजीब सी आकृति में एक केतली रखी हुई है जिससे शायद इंसान अपना शौच आदि चीजें कर सकता है। मैंने उस कर्मचारी से पूछा कि यहाँ पर संसाधन इतने कम क्यों हैं? तो वो कहता है, क्या बताएं भैया, वाप आ गए हैं, सब अच्छा ही होगा, आराम से रहिएगा इसमें। रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलिएगा, हमारी विनती है आपसे। वो 10 बजे के बाद मना कर रहा था। मुझे लगा शायद जंगली जानवर होंगे, आसपास घूमते फिरते होंगे। मुझे इतना जानवर से डर लगता नहीं था। रात के करीबन 11:30 के आसपास का वक्त होगा, पहला दिन।
मेरा असिस्टेंट उस बेड पर सो रहा था खाना वगैरह खा के, और मैं बाहर की ओर निकल गया। मुझे लगा कि थोड़ा सा तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना ही चाहिए। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है। थोड़ी दूर नजर दौड़ाने पर मुझे पता चला कि स्कूल की बिल्डिंग है जहां पर लाइट्स वगैरह जल रही हैं। अंधेरे में वो सिर्फ स्कूल ही विजिबल था और कुछ भी नहीं। मैं वहां से आगे जाने लगा तो अचानक से मैं क्या देखता हूं कि उस स्कूल की छत पर करीबन 7वां माला होगा, वहां से कोई लड़की खड़ी है और नीचे की ओर झांक रही है। मुझे साफ दिख रहा था कि वो कोई अजीब सी ड्रेस में, अजीब सी पोशाक में एक बच्ची खड़ी हुई है जो वहां से कूदने की तैयारी कर रही है। जितनी देर में मैं कुछ समझ पाता, मैं भागकर उस लड़की की तरफ गया, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि वो लड़की ने नीचे छलांग लगा दी और अचानक से वो गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद मुझे लगा कि अब ये मर चुकी है। मैं अपना फोन जैसे ही निकालता हूं, मुझे अचानक से किसी के हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। मैं क्या देखता हूं कि वो लड़की जैसे गिरी थी वैसे ही वो धीरे से उठती है, अपने गले को सही करती है और स्कूल के बाहर की ओर भाग जाती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा था। मेरी दीक्षा जरूर चल रही थी, पर कभी इतनी खतरनाक चीजों से मेरा साक्षात्कार हुआ नहीं था। मैं जितनी देर में यह सोच पाता कि अचानक से मेरे पीछे कंधे पर किसी का हाथ आता है। जैसे ही मैं पीछे पलटता हूं, वो कर्मचारी वहीं पर खड़ा होता है और वो मुझसे कहता है, मना किए थे ना भैया, मत निकलो यहाँ, काहे जान गवाएंगे, काहे जान जोखिम में कर रहे हैं, जाइए कमरे में। जान जोखिम में तो थी। इतनी ज्यादा खतरनाक चीज देखकर मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैंने देखा क्या है। इसके बाद मैं कमरे में आया तो मैं कमरे में आकर क्या देखता हूं कि जो मेरा असिस्टेंट है शिवम, वो उसी बेड पर लेटा तो है, पर लेटने के साथ साथ अपने मुंह को एकदम तेजी से खोल रहा है, फिर बंद कर रहा है, फिर पूरे मुंह को पूरा खोल रहा है, फिर अचानक से बंद कर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल नम थी, वो सो रहा था, पर उसका मुंह बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। वो हॉरर फिल्म के किसी भूत से कम नहीं लग रहा था उस वक्त। थोड़ी देर और बीतती है, मैं उसे हिलाकर पूछता हूँ कि शिवम, ओ शिवम, क्या हो रहा है ये सब? तुम अपना मुंह क्यों खोल रहे थे? शिवम हड़बड़ाती हुई आवाज में कहता है, भैया आप मैं तो अपने घर में था। मैंने उसको बताया कि वो अपने घर में नहीं है, वो शायद कोई बुरा सपना देख रहा होगा। पर उसने एक बात बोली जो शायद मेरे रोंगटे खड़े कर चुकी थी। उसने कहा, भैया वो कोई लड़की को ऊपर से कूदी थी और उसके बाद वो भाग गई। मैं बिल्कुल समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा अजीब है। आखिर जो चीज मैंने बाहर देखी वो मेरे असिस्टेंट शिवम ने सपने में कैसे देख ली। मैंने उसको बताया कि ये सब एक मन का वहम है, इधर ध्यान मत दें। उसके बाद अगले दिन हमारी वर्कशॉप हुई। उस वर्कशॉप में कई सारे लोग आए। स्कूल के करीबन 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वर्कशॉप के 4 बैच मैंने बनाए, जिसमें अकॉर्डिंगली बिगिनर टू एडवांस बैच के लोग थे। मुझे आज भी याद है उस लड़की का नाम, स्वास्तिका। वो स्टूडेंट्स के साथ रहने वाली एक आम बच्ची थी। दरअसल एक्टिंग में जब भी हम किसी पर्सन को पूछते हैं कि आखिर आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, तो सबके जवाब डिफरेंट होते हैं। इससे एक पीओवी मिलता है। सारे बच्चों से पूछते पूछते जब मैंने ऐसी एक बच्ची से और पूछा तो उसका जवाब था कि उसे मरना है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वर्कशॉप खत्म हुई और वो लड़की मुझे आखिरी तक घूरती ही रही। उसके बाद हम स्कूल के प्रीमिसेस में थोड़ा सा टहलने लगे तो मैं और मेरा असिस्टेंट शिवम, हम दोनों क्या देखते हैं कि एक कांच का दरवाजा है। शायद उसके पीछे कोई लेबोरेटरी वगैरह होगी, लेकिन बड़ा अजीब है। वो सारे इक्विपमेंट्स भी रखे हैं वहां पर, केमिकल्स भी रखे हैं, पर वो लेबोरेटरी बहुत ज्यादा सूनी लग रही थी। उस लेबोरेटरी के पास से गुजरने पर हमें अचानक से किसी के सांसों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मैं पीछे पलटकर
उस गेट की तरफ देखता हूं तो वहां पर ऑलरेडी किसी के सांसों के निशान होते हैं। जब हम किसी ग्लास पर अपनी सांसों को छोड़ते हैं तो वहां पर एक धुंध टाइप का बन जाता है। वही निशान मुझे वहां पर दिखे और ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से गेट पर सांस ले रहा है। शिवम ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा शायद स्कूल का कोई बच्चा जो वहां पर रहता होगा, शायद उसने ये काम किया होगा, पर अंदर कोई भी नहीं था। इसके बाद शिवम को भेजकर जब मैं उस लैब की तरफ और ज्यादा देखने लगा तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि पूरे कांच के ग्लास पर किसी ने सांसों को एक साथ बोलना शुरू कर दिया है। और सबसे ज्यादा अजीब तो ये लगा कि उस दरवाजे पर कोई जोर जोर से अपना हाथ पीट रहा था। अब शायद मेरा दिमाग थोड़ा बहुत काम ज्यादा करने लगा था, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी दुनिया की चीजें थी जो मेरी सोच और समझ के परे थी। मैंने वहां के गार्ड से भी ये बात पूछी। मैंने उसको पूछा कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि वो तो बिल्कुल नया है, शायद रात में एक और दूसरे बाबा आए वो बता पाए। दिन के चलते किसी जगह पर प्रेतात्माओं का संकेत होना ये बहुत ही ज्यादा भयंकर निशानियों में से एक है। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा केस सुना नहीं था जिसमें दिन के समय भी भूत सामने आपको विजिबल हो सकते हैं। करीबन 2 बजे के आसपास का वक्त होगा। हम वहां की मेस में खाने के लिए गए। वहां की मेस बड़ी अजीब सी लग रही थी। चारों तरफ काई जमी हुई थी और जो भी खाना बना रहा था, भले वो सफाई से बना रहा हो, लेकिन वो लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था, ऐसे जैसे मैंने वहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उस कर्मचारी के साथ उसकी वाइफ भी थी जो सब्जियां वगैरह काट रही थी। सब्जियां काटते काटते एक दूसरे कर्मचारी ने मुझसे कहा, अरे बाबूजी, आप नॉनवेज खाते हैं क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाता। तो उधर से उसी कर्मचारी ने वापस से बोला, अच्छा हुआ जो नहीं खाते हैं वरना आजकल तो इंसान इंसान को खा जाए। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा था, लेकिन इस बात का एक और पहलू भी था जो मुझे थोड़ी देर के बाद समझ में आया। वो इंसान मुझे खाना सर्व करने आता है और खाने के बाद जब मैं उससे कहता हूं कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी दे दो, तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांपने लगती है, ऐसे जैसे उसको किसी ने बहुत जोर से शॉक दे दिया हो। और कांपने के साथ साथ वो अपने हाथ को इतनी जोर से काटता है मेरे सामने कि एक्चुअली में उसके दांत उसकी खाल के अंदर गड़ जाते हैं। मैं उसको रोकता भी हूं तो वो हंसने लगता है पागलों की तरीके और कहता है, छोड़ो छोड़ो ना इंसान इंसान को खा सकता है और तुम कौन सा मेरी मदद करने आए हो? तुम मदद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो चले जाओ। उसने ये सारी चीजें बोली और मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैंने ये बिहेवियर इस कर्मचारी का सबसे पहली बार देखा था। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है और कुछ लोग बाहर से आते हैं। वो कहते हैं कि इसे फिट्स वगैरह आते हैं, कभी कभी अजीब सी बातें करने लगता है। पर उसकी बात मेरे जहन में बसी की बसी रह गई। मेरे दिमाग में बार बार ये ख्यालात आ रहे थे कि आखिर वो मदद के लिए क्यों कह रहा था? यदि कोई आत्मा भी है तो वो मदद चाहती है क्या? यहां पर ऐसा भी कुछ है? इसके बाद मैं अपने रूम में आकर लेटता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि अचानक से जो ईसीजी मशीन होती है उसके चलने की आवाज आती है। बड़ी अजीब सी आवाज थी वो, बीप बीप बीप, कुछ इस तरीके से, और वो लगातार बजे जा रही थी। मैंने आसपास देखा यहां पर ईसीजी मशीन कहां से आ गई, लेकिन मुझे लगा शायद किसी का अलार्म होगा या फिर कुछ ऐसा। मैं बाहर निकल कर देखता हूं तो मेरा जो असिस्टेंट है शिवम, शायद उसके फोन में ये बज रहा होता है। वो कहता है कि शायद भैया बज रहा होगा। वो अंदर आता है और सो जाता है। ये हमारा उस स्कूल में करीबन चौथा दिन होगा। रात के करीब 1 बज रहे थे
मुझे अंदर कुछ घुटन सी होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं बाहर निकल कर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। मैं कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही जाने लगा, अचानक से मेरे असिस्टेंट शिवम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थीं और वो मुझसे कह रहा था, सब कुछ टाइम पर लाना सब कुछ टाइम पर। सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, 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 कोई भी नहीं। वो लगातार ये बोलता जा रहा था तो मैंने उसे टोक कर कहा, शिवम क्या हो रहा है तुम्हें? ये तुम ठीक तो हो? वो अचानक से डरा सहमा उठता है और कहता है, मैंने फिर से कुछ करा क्या भैया? मुझे लगा हो ना हो यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो रही। और सबसे अजीब बात यह थी कि शिवम ने अभी भी मेरा हाथ छोड़ा नहीं था। अब आप इसे डर से कह लें या कुछ भी। मैं बाहर की ओर जैसे ही निकलने लगा, शिवम ने मुझे रोते हुए कहा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, आप ले चलो मुझे भी। मैंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। मैं जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, मैं क्या देखता हूं कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसका आधा मुंह गल गया है बिल्कुल गंदे तरीके से, और उससे महक भी आ रही थी, ऐसा जैसे उसका आधा मुंह सड़ चुका हो। वो आदमी हाथ में शायद ग्लूकोज की बोतल लिए था या कुछ तो लिए था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो मुझसे कहता है कि कमरा कहाँ है, कमरा कहाँ है? वो मुझसे कमरे के लिए पूछ रहा था। मैं समझ नहीं पाया और मैंने कहा कि आप अंदर आ जाइए और अंदर आके बैठ जाइए। मैंने उन बाबा को बुलाकर अंदर बैठा तो दिया, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो किस कमरे की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, बाबा आप क्या चाहिए, आपको कौन सा कमरा चाहिए? उस बूढ़े इंसान ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। मुझे लगा कि इसको सच में किसी मदद की जरूरत होगी, तो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया। मैं जल्दी से वहां से बाहर निकला, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैं बाहर निकलकर प्रिंसिपल को कॉल करने लगता हूँ। थोड़ी दूर तक जाने पर उस प्रिंसिपल को कॉल लगता है और वो मुझसे कहता है कि क्या हुआ। मैं उसको सारी बात बताता हूँ। वो बिल्कुल चुप था। उसने मुझसे कहा कि मैं अभी के अभी कमरे में वापस चला जाऊं, चाहे कुछ भी हो, 10 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जितनी देर में मैं उसकी बात सोच पाता, चूंकि मैं स्कूल के बहुत करीब था, मेरे सामने ऊपर काफी ऊंचाई से एक लड़की जमीन पर गिरती है और उसके सर से खून बहने लगता है। वो अचानक से उठती है, अपने गर्दन को जोर से अकड़ती है और वहां से भाग जाती है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अद्भुत नजारा था, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसी कोई चीज इतनी करीब से नहीं देखी। जितनी देर में मैं इसे सोचता, मेरे दिमाग में एक और चीज चलने लगी कि उस प्रिंसिपल ने बोला था कि कमरे में जाऊं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भागते हुए अपने उस कमरे तक पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा असिस्टेंट शिवम बेड पर पालथी मारकर बैठा हुआ है और उसके कंधों पर वो बूढ़ा इंसान जिसका चेहरा आधा गला हुआ था, वो चढ़ा हुआ है। पर एक सबसे ज्यादा खौफनाक नजारा जो मेरे सामने था वो ये था कि उस बूढ़े के हाथ में जो ग्लूकोज की बोतल थी, उसमें ग्लूकोज नहीं खून था, और वो पाइप जो उस ग्लूकोज से होकर जा रहा था वो शिवम के सीधे हाथ की नस में लगा हुआ था। मेरा दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पाया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सबसे ज्यादा अजीब बात ये लगी उस वक्त मुझे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जब मैं सुबह उठा तो शिवम बिल्कुल ठीक था। मैंने शिवम से पूछा कि कल रात तुम्हारे हाथ में किसी ने सिरिंज लगाई या फिर कोई ऐसी ड्रिप लगाई जिससे खून निकल रहा था? वो कहता है कि भैया कल आप जब रात को वापस आए थे तो आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और जैसे ही आप आए हैं आपने अपने ही चेहरे को ढक लिया है और उसके बाद आप सो गए हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल अपनी जगह पर नहीं था। मैंने उस स्कूल की हिस्ट्री कई लोगों से पूछी पर मुझे कहीं से पता नहीं चला। फिर मुझे थोड़े समय के बाद ज्ञात होता है कि मैंने जब दिन वाले एक पहरेदार से पूछा था तो उसने मुझे रात को एक बाबा आते हैं जो यहाँ पर पहरा देते हैं, उनसे बात करने के लिए बोला था। रात होती है और रात को मैं शिवम के साथ निकल जाता हूँ, क्योंकि शिवम को भी अकेले छोड़ना सही नहीं था।
करीबन 10:12 हो रहे होते हैं। वो बाबा आ चुके होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबा इस स्कूल का इतिहास क्या है आखिर, और यहाँ पर इतनी ज्यादा अजीबोगरीब दुर्घटनाएं, एक बच्चे का ऊपर से कूद जाना, अचानक से एक बूढ़े इंसान का मेरे कमरे में आना, कमरा कमरा बोलते हुए, और उसके बाद अचानक से मेरा बेहोश हो जाना, और ये सब आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और वो लैब के दरवाजे जहां पर लोग सांस ले रहे हैं, आखिर वो सब क्या है? उस बूढ़े इंसान ने हंसते हुए बताया कि ये स्कूल ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसे ही लोग मौजूद हैं, और जितना मैंने देखा है वो उसका 1% भी नहीं है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि आज से करीब 50 साल पहले यहां पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था। उस हॉस्पिटल में शायद मरीजों का बहुत बुरी तरीके से इलाज किया जाता था या उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर लिया जाता था। लोगों को जब यह पता चला तो उन्होंने इस हॉस्पिटल में केस कर दिया। यहाँ का मालिक बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो उसने पहले तो यहाँ पर कई लोगों के एक्सीडेंट कराए जिससे लोग एडमिट हो जाएं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये इकलौता हॉस्पिटल था। और उसके बाद जब आधे से ज्यादा गांव यहाँ एडमिट हो गया तो उसने अपने ही हॉस्पिटल में एक भयंकर आग लगवा दी। एक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा हॉस्पिटल जल गया, कोई भी नहीं बचा। मेरे ये सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शायद वो जो बूढ़ा इंसान आया था वो कोई बीमारी का मरीज रहा होगा और उसे अपना कमरा चाहिए। मैंने उन बाबा से पूछा जिस कमरे में मैं हूं वो कमरा क्या था? तो वो बाबा बताते हैं वो एक पोस्टमार्टम रूम था जहां पर लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता था, और जिन 2 बेड पर आप सो रहे थे उन्हीं दोनों बेड पर लाशों को लटाकर उनका पोस्टमार्टम किया जाता था। तभी शायद शिवम को इतने सारे दौरे आते थे अचानक से। उन बाबा ने बताया कि कई लोग निर्दोष जल गए, कई लोग बीमारी में जल गए, और कई लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ किसी के लिए आए थे। सभी की एक साथ करीबन 130 लोग उस हादसे का शिकार हो गए और बिल्कुल वीरान हो गया सब। उसके बाद इस जगह के मालिक ने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया और इसको एक स्कूल में तब्दील कर दिया और इसे किसी और के हाथों सौंप दिया। वो यहाँ से हमेशा के लिए चला तो गया, लेकिन यहाँ की आत्माओं को हमेशा के लिए इस जगह में बांध कर चला गया। मैं उनकी बातें सारी सुन रहा था और मुझे बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था कि आखिर इतना निर्दयी कोई हो कैसे सकता है। मैं देखता हूँ कि स्कूल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो बाबा ठीक से उठ नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये जाना चाहिए। मैं और शिवम दोनों उस गेट की तरफ जाते हैं और जब स्कूल का मेन गेट खोलते हैं तो वहां पर एक और पहरेदार आते हैं। वो मुझसे कहते हैं, अरे भैया, रात को यहाँ निकलना मना है। आप क्या कर रहे हैं? हमारी नाइट ड्यूटी है, हम अभी आए हैं, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया कि इनकी नाइट ड्यूटी है, तो वो कौन था जिससे मैं बात कर रहा था? मैं जैसे ही पीछे पलटता हूं वहां पर कोई भी नहीं होता। पलटकर उस आदमी से जब मैं ये बात बताता हूं तो वो मुझसे कहता है कि शायद उस आत्मा ने अपना काम कर दिया है, शायद वो सच्चाई तुम्हें भी बताई है जो हर रात मेरे कान में मुझे बताती है। अगला दिन हुआ और ये हमारा वहां से आखिरी दिन था। हमने सारे बच्चों को वर्कशॉप दे के हर एक चीज खत्म करी। तो स्वास्तिका, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, वो मेरे पास आती है। वो मेरे कान में आकर मुझे बताती है कि जो बच्ची मुझे ऊपर से कूदती हुई दिखती थी वो कोई और नहीं है बल्कि स्वास्तिका उसका अगला जन्म थी, जिसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। मैंने कई सोर्स लगाने की कोशिश करी, वहां के प्रिंसिपल, वहां के लोग, पर किसी ने भी इस बात से हामी नहीं भरी। मुझे लगा कि शायद मैं ही इस बात को ज्यादा सोच रहा हूं कि यहाँ पर कोई भूत या प्रेत का साया है। इसके बाद मैं और शिवम उस स्कूल से जाने लगे। जाते जाते मेरे कान में बहुत सारी आवाजें आने लगी और मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखता हूँ, मेरी गाड़ी चल तो रही होती है, लेकिन स्कूल की जो बाउंड्रीज होती हैं उन सारी बाउंड्री पर हॉस्पिटल के ड्रेस में कई सारे लोग होते हैं। कुछ पेशेंट्स की ड्रेस में, कुछ डॉक्टर्स की ड्रेस में, कुछ आम ड्रेस में, और वो ऊपर से एक खाली नजरों से मुझे देखकर अलविदा कर रहे होते हैं, इस आस में कि शायद मैं कभी यहाँ पर वापस आऊंगा इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। पर इसके करीब
2 साल बाद जब मेरी दीक्षा संपन्न हो जाती है, तब मैं जब उस जगह जाता हूँ तो वहां पर पूरा वीरान हो चुका था। वहां अब स्कूल भी नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। उन्होंने बताया कि ये स्कूल भी रातों रात जलकर राख हो गया। एक रात यहाँ पर इसका मालिक आया और उसने पूरे स्कूल में मिट्टी का तेल डलवा दिया और सारे वर्कर्स को भेज दिया, और उसने खुद भी स्कूल के बीचों बीच खड़े होकर खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और खुद को पूरे स्कूल समेत उसने जला दिया। मेरे दिमाग में आया कि बुरे कर्म का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। मैं जब वहां पर अपने ध्यान से देखता हूं तो आज भी वहां पर अतृप्त आत्माएं मौजूद हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, करीबन 140, जो शायद अभी भी इसी तलाश में है कि उनको मोक्ष मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनका शरीर तो एक ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जला है जहां उनका संस्कार भी ठीक से ना हो पाए। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए डरना जरूर, क्योंकि वो होते हैं। कई बार हम अपनी आम जिंदगियों में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। कई बार हम भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों में विश्वास तो नहीं करते हैं, पर राह चलते उनसे मुलाकात जरूर हो जाती है। ये कहानी है आज से करीब 12 साल पहले की। मैं वॉइस ओवर्स वगैरह बहुत सारे करता था। मैं प्रोजेक्ट्स के लिए इंतजार भी करता था कि कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाए जिसको मैं खूब सारा कर सकूं। मेरे पास कॉल्स तो आते थे, पर हर इंसान सैंपल लेकर रख देता था। कुछ दिनों में मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर आया। उन्होंने बोला कि उन्हें एक सैंपल चाहिए, तो मैं मान गया। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी पहले के टाइम पे कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं होता था, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जहां मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो मैंने जानबूझकर जल्दी से कोई एक स्टूडियो तलाशा और सीधा उसमें रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उन्हें सैंपल दिया और करीब 10 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आता है। वो मेरे से कहते हैं कि मैंने जहां से भी सैंपल रिकॉर्ड किया है, मैं एक बार और उन्हें रिकॉर्ड करके दूं, क्योंकि उसमें मेरे साथ साथ और भी कोई आवाज आ रही है। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे साथ साथ उस स्टूडियो में और कोई था नहीं सिवाय उस साउंड इंजीनियर के। तो और किसकी आवाज आ सकती है? मुझे लगा बाय डिफॉल्ट कुछ होगा। मैंने उनसे अपनी रिकॉर्डिंग मंगवाई, तो मैं क्या सुनता हूं कि उसके पीछे कोई बहुत तेज फुसफुसा कर बोल रहा है। बड़ा अजीब था ये मेरे लिए। वो सैंपल भी पूरी तरीके से व्यर्थ हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार और उस स्टूडियो से जाकर रिकॉर्ड करता हूं। इस बार मैं उस स्टूडियो में पहुंचा तो साउंड इंजीनियर जो था वो मुझसे कहने लगा कि माइट भी कोई टेक्निकल डिफॉल्ट होगा या फिर कोई ऐसी अदर रिकॉर्डिंग्स उसमें इंक्लूड हो गई होगी। इस वजह से मैंने जब इस बार सैंपल रिकॉर्ड किया और उसे सुना तो वो बिल्कुल सही था। मुझे लगा कि ये सैंपल बिल्कुल सही है। वो जो साउंड इंजीनियर था उसने मुझसे बोला कि यहां से आगे जाने पर एक रास्ता है, वो थोड़ा हॉन्टेड है, तो थोड़ा सा मैं बच कर जाऊं, वहां पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे डराने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं जानबूझकर उस रास्ते से गया और जब उस रास्ते पर मैं जा रहा था मुझे ऐसा लगा कि अब ये प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है कि वहां पर उपस्थित हर एक इंसान बहुत ज्यादा अजीब था। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं किसी अलग जगह आ गया हूं। वो उतना एरिया करीब यही 200 मीटर के आसपास का एरिया रहा होगा और बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे वो एरिया। मुझे ये लगने लगा कि शायद ये मोहल्ला ही ऐसा है। मैं जब भी उस मोहल्ले से बार बार निकल कर जाता वो लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से घूरते। एक बार तो एक बच्चा खेलते खेलते मुझे लगातार घूरने लगा। मैंने अपनी गाड़ी उसके सामने लगा दी और वो हटने का नाम नहीं ले रहा था।
सबसे अजीब बात यह थी कि उस बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा था और मैं उन्हें उस जगह से हटा भी नहीं पा रहा था। मैंने जब कई बार उनसे कहा कि यहां से हटो, यहां से हटो, तब जाकर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, वो अपने आप धीरे से वहां से हट गए। मैं आगे आता हूं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब मेरा इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बार बार आना होने लगा था, लेकिन ये रास्ता जो था ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक था। इसलिए मैंने एक लंबा रास्ता चूज करा था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। मैं बार बार उस लंबे रास्ते से तो नहीं जा सकता था। एक दिन रात को करीब रिकॉर्डिंग वही 11:30 के आसपास खत्म हुई। मुझसे वो साउंड इंजीनियर बाहर निकलकर कहता है कि जो भी हो जाए रात को उस रास्ते से मत जाना। पहली बात, उसे पता कैसे था कि मैं उसी रास्ते से आता हूं। दूसरा, उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं 5 किलोमीटर वाले रास्ते से चला जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। संजोग भी कुछ ऐसा था कि वहां पर बारिश हो रही थी और मैं इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर सकता था, तो मैंने पैदल ही वो छोटा रास्ता अपनाया, क्योंकि उस दिन शायद मैं गाड़ी भी नहीं लाया था। मैं पैदल उस रास्ते पे जाने लगा, तो जाते जाते जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो मैं एक टीन के नीचे आकर खड़ा हो गया। बहुत अजीब था सारा माहौल। सारी लाइटें बंद, बस रोड लाइट जल रही थी। उसी के साथ साथ वहां पर कोई भी नहीं, बस एक छोटी सी आग थी जो साइड में जले जा रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। थोड़ी और देर बीती होगी कि अचानक से मुझे किसी के परफ्यूम की महक आने लगी। मैं आसपास देखता हूं तो कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर में मैं देखता हूं कि एक लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। वो बड़ी अजीब सी होती है पर अपना चेहरा नहीं दिखा रही होती है। मैं भी बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहा होता हूं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मुझसे कहती है कि क्या मेरे पास माचिस होगी, सो दैट मैं आग और जला पाऊं। मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे एक लाइटर मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे उस जेब में, उस पॉकेट में ये लाइटर आया तो आया कैसे। मैंने जैसे ही लाइटर निकाला वो लड़की हंसने लगी और बोली कि कुछ लोग अपने बारे में छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। मैं भी उसकी बात मान गया था और उसके बाद मैंने उस लाइटर से ही आग को जलाया। मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि अगर मैं नाम बताऊंगी तो तुम मुझसे कभी दोबारा मिल नहीं पाओगे। अब ये मेरे लिए और ज्यादा अजीब हो गया। एक रात, ऐसी रात जहां पर बारिश बहुत तेज हो रही है, निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं, आप एक ऐसे अजनबी के साथ फंस जाओ जो आपको ना चाहते हुए भी कोई भूत प्रेत से कम ना लगे। उसने मुझसे बताया कि वो बहुत पुरानी है, वो करीब 300 साल पुरानी है। अचानक से वो मुझसे ऐसी बहकी हुई बातें करने लगी जो शायद मैं किसी स्पिरिट कन्वर्सेशंस के बीच में करता हूं। मैंने उसको कहा कि तुम कोई आत्मा हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं। पर उसका चेहरा उस अंधेरे में धीरे धीरे मुझे बदलता हुआ दिखाई देने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वो शख्स नहीं है जो ये दिखा रही है। मैं थोड़ी देर और खड़ा होता हूं तो वो मुझसे मेरी ही स्क्रिप्ट दोहराने लगती है और कहती है कि यही स्क्रिप्ट है ना तुम्हारी। अब काटू तो खून नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये बोल कैसे रही है इतना सब कुछ। मैंने उसको पूछा भी कि क्या तुम भी उसी स्क्रिप्ट के लिए ऑडिशन दे रही हो जिस स्क्रिप्ट के लिए मैं ऑडिशन दे रहा हूं। तो वो मुझसे रोते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मत जाना वहां पर। एंड द मोमेंट वो ये बोलती है, मैं क्या देखता हूं कि सामने जो रोड लाइट होती है जिससे हल्की फुल्की रोशनी आ रही होती है, वो भी एक तेज आवाज के साथ फूट जाती है। अब मुझे इस आग के सिवा और उस लड़की के चेहरे के सिवा आसपास क्या हो रहा था कुछ नहीं दिख रहा था। मैं ये समझ गया कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है जरूर। मैंने उस लड़की से कई सारी बातें करी। उसने कहा कि ऐसे किसी को भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं दे देते हैं, बहुत गलत होता है।
एक तो पहली बात, मुझे उस जगह के लोग बड़े अजीब लगते थे, ऊपर से इस लड़की ने जब मेरे ही बारे में, मेरी ही स्क्रिप्ट के बारे में इतना सब कुछ बोल दिया, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। मैंने ध्यान करके भी कोशिश किया पर मुझे लगा नहीं कि वो कोई स्पिरिट होगी। उसके अगले दिन मैं वापस से उसी स्टूडियो में आता हूँ, उसी रास्ते से। ठीक वैसे ही लोग मिलते हैं, और जब मैं इस बार रात को करीब 7:30 बजे के आसपास वापस आ रहा होता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा है उसी रोड लाइट के नीचे। थोड़ा सा गौर से देखने पर, पास जाने पर मैं क्या देखता हूँ कि उस लड़की की मौत हुई है। वो लड़की वहीं पर मरी हुई लेटी है। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, तो वहां के लोग बड़ी अजीब सी आवाज में कहने लगे कि अभी इसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्या इसका अंतिम संस्कार कर दोगे? अब सुनने में यह बड़ा अजीब था कि कोई मुझसे किसी लाश का अंतिम संस्कार करने को कह रहा है। मैंने कहा कि सारे लोग मिलके कर देंगे, तो सभी ने एक साथ सर हिलाया और बोला कि वो नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैंने उस एरिया से बाहर निकलकर फोन मिलाने की कोशिश भी करी पुलिस को, पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वहां के जो स्थानीय लोग होंगे वो उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देंगे, और मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे अपने चीजों को सबमिट भी करना था, तो मैं वहां से चला गया। एग्जॉर्सिज्म की दुनिया में कई सारी चीजें होती हैं। हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने इस चीज को और ज्यादा समझने की कोशिश करी, चूंकि मैं इतना ज्यादा सुपरनैचुरली इंक्लाइंड नहीं था जितना शायद आज की डेट में हो चुका हूं, मैंने उस चीज को और समझने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि शायद वो जो एक दिन पहले मुझे लड़की मिली वो मेरा दिशा भ्रम होगा। दरअसल दिशा भ्रम ऐसे भ्रम प्रेत होते हैं जो अगले दिन की होने वाली मौत को आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। पर बड़ा अजीब लगा मुझे। इसके बाद मैं उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो वापस गया और वापस से हमारा वही सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इस बार जब मैं वापस आ रहा था तो मैं क्या देखता हूं कि फिर से वहां पर एक भीड़ लगी है। मेरे कदम थोड़े से रुके, क्योंकि हर दिन किसी की मौत होना यह कैसे संभव है। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर एक और आदमी की लाश पड़ी हुई है, और ये लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि क्या मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये संभव नहीं है और बहुत दूर है यहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते हैं, किसी साधन को बुलाना कोई पॉसिबल है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, हम देख लेंगे। मैं चला गया वहां से। अब मुझे ये रास्ता बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। शायद रिकॉर्डिंग का मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने रिकॉर्डिंग दादा से पूछा भी कि यहाँ पर जो लोग हैं कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग तो सही हैं, बस वो रास्ता हॉन्टेड है, ऐसा कहते हैं। उस दिन शायद दादा को जल्दी जाना था तो वो भी चले गए। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद उस स्टूडियो में लॉक लगाकर उसकी चाबी रख दी। मैं वहां से वापस आने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बार फिर से वहां पर एक गोल घेरा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग खड़े हैं उसी रोड लाइट के नीचे। मैं पास जाके देखता हूँ तो जो साउंड रिकॉर्डिंग दादा हैं उनकी मौत हुई होती है। ऐसा जैसे उनके ऊपर कोई बिजली गिरी हो, आधे से ज्यादा शरीर जल चुका होता है। इससे पहले कि बाकी लोग मुझसे कहें कि अंतिम संस्कार करोगे या नहीं, मैं खुद कहता हूं कि क्या मैं अंतिम संस्कार कर सकता हूं इनका। सारे लोग मुझे देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं बार बार पूछता हूं कि आप हंस क्यों रहे हो, आप हंस क्यों रहे हो। वो कुछ नहीं बोलते। कितनी देर में मेरे कानों में एक आवाज आती है, क्या तुम अंतिम संस्कार कर सकते हो मेरा? मैं नीचे देखता हूं तो साउंड रिकॉर्डिंग दादा की आवाज होती है। ये उनकी शायद आत्मा मुझसे कह रही होती है कि क्या मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकता हूं। और जितनी देर में मैं ये बात सोचता, सारे लोग मुझसे कहने लगते हैं, क्या तुम हमारा अंतिम संस्कार कर सकते हो? 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 क्या तुम हमारा अंतिम संस्कार कर सकते हो?
सब अलग अलग तरीके से बोल रहे होते हैं और उसमें हर एक ग्रुप के इंसान होते हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा, हर एक इंसान मुझसे ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से सारे लोग एक साथ अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा लेते हैं और वो ऊपर उस रोड लाइट की जो बाउंड्री बनी होती है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। मैं देखता हूं कि उस बाउंड्री पर वही लड़की बैठी होती है। अपने दोनों पैर को झुलाते हुए वो वहां से चिल्लाकर कहती है कि कोई भी यहां पर अंतिम संस्कार नहीं करेगा। यहां के सारे लोगों का संस्कार वर्जित है, याद रखना। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं वहां से धीरे धीरे बाहर की ओर जाने तो लगा, लेकिन सब रोकर मुझसे यही कह रहे थे कि क्या मैं अंतिम संस्कार कर सकता हूं। अगले दिन जब मैंने लोगों से पूछा उस जगह के बारे में तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ यहाँ हॉन्टेड नहीं होता है, पर आज से करीब 12-15 साल पहले यहाँ पर पूरे परिवार के घरों को डिमोलिश कर दिया गया था, तो वो लोग यहीं पर किसी बीमारी से तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी। बस एक लड़की बच गई थी। उसने शायद सभी का अंतिम संस्कार किया, पर वो संस्कार सही नहीं था। उस लड़की ने पूछा भी पंडितों से, तो पंडितों ने मना कर दिया अंतिम संस्कार करने से। गलत वजह से अंतिम संस्कार किया, इस वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा गिल्ट में चली गई और उसके बाद से ऐसा कहते हैं कि वो सभी से कहती है कि यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है। इवन आसपास के कुछ घर के मेंबर्स से भी जब मैंने पूछा तो उनका ये कहना था कि वो लड़की आज भी जहां पर मौत होती है आती है और पागलों की तरह कहती है कि यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है। शायद वो लड़की मर चुकी है, शायद वो लड़की जिंदा है। ये बात ना उन लोगों में किसी को पता चली, ना आज तक मुझे पता चली। मैं आज भी सारी चीजों की तहकीकात करने वहां जाता हूं। आज भी मुझे वो लड़की वहां पर ठीक वैसे ही बैठी हुई दिखती है, अपने पैर को हिलाते हुए, और वो कहती है कि यहां अंतिम संस्कार करना वर्जित है, यहां अंतिम संस्कार करना वर्जित है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। जल्द मिलेंगे अगली कहानी के साथ। क्या कभी भूत प्रेत आपकी बात मान सकते हैं? क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उनसे कह दें और वो उसका पालन करें? सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। आज की कहानी कुछ इसी तरीके की है जहां पर भूत प्रेत या जिन हमारी बात सुनते हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग रिचुअल अपनाए जाते हैं किसी भूत को बुलाने के लिए, किसी भूत को कैद करने के लिए। पर एक ऐसा रिचुअल भी है जहां पर भूतों को वापस भेज दिया जाता है उनके ही ओरिजिन स्थान पर। यह बात है आज से करीब 6 साल पहले की। मुझे पता चलता है कि एक गांव पड़ता है। उस गांव में ऐसा लोगों का कहना है कि एक चुड़ैल है जो सिर्फ और सिर्फ आदमियों का शिकार करती है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जो है यही था। मेरा दिल इस बात को बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था कि वहां पर कोई चुड़ैल है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वहां पर सिर्फ मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। इसी के चलते मैंने अपने दोस्त रोहित और शिवम के साथ उस गांव जाने का प्लान किया। मुझे लग रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे शायद या तो कोई बहुत बड़ी घटना मिल जाए या इस सच से पर्दाफाश हो जाए कि आखिर वहां पर कोई चुड़ैल है भी या फिर ये महज एक कल्पनाएं हैं। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पर निकल गया। बीच रास्ते में हम लोगों ने भूत को लेकर कई सारी बातें करी। रोहित और शिवम को अच्छे से पता था कि मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूं और उसी के साथ साथ अघोर पंथ का साधक भी हूं। तो उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल पूछे।
उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या भूत दिखते हैं, यदि वो दिखते हैं तो कैसे होते हैं। मैंने उसको बोला कि भूत हमें शायद दिखे ना, लेकिन उनका एहसास हो जाता है। हमारी कल्पनाएं जैसे आम इंसानों को इमेजिन करती हैं, भूत भी उसी तरीके से अपना आकार ढाल लेते हैं। ये सब बातें करते हुए हम आगे जा ही रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी खराब होती है। मेरा दोस्त शिवम कहता है कि यार अब तुम गूगल मैप भी नहीं दिखा रहा है, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं समझ गया था कि यहां से कुछ इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव। कहा जाता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में हल्का सा भी बदलाव हो तो वहां पर एक नहीं, एक से कई सारी ऊर्जाएं होती हैं। रोहित इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसने मुझसे कहा, यार अर्श एक काम करते हैं, नहीं चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। उसने जैसे ही ये बात बोली है, पता नहीं कैसे वो गाड़ी अपने आप शुरू हो गई है। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम लोगों ने गाड़ी को शुरू करने के कई सारे प्रयास कर दिए, लेकिन किसी भी प्रयास में वो गाड़ी शुरू नहीं हुई। मैंने उन लोगों को बोला भी कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, पर उन दोनों ने माना नहीं। उन लोगों ने कहा कि गाड़ी शुरू होना शायद इस बात का संकेत है कि वहां पर भगवान हमें जाने देना चाहते हैं। बहुत थिन लाइन होती है भगवान और शैतान के बीच की। शायद ये थिन लाइन रोहित और शिवम दोनों भूल गए थे। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और उस गांव में पहुंचे जहां पर कहा जाता था कि किसी चुड़ैल का साया है। उस गांव में एंट्री करते हुए हमें एक मजार दिखती है। बड़ी छोटी सी मजार होती है और वहां पर ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने अभी अभी रिसेंट में ही कोई चादर चढ़ाई है। वो चमकती हुई चादर अलग से ही दिख रही थी। मैंने सोचा कि सबको आगाह कर दूं और सबको बता दूं कि एक एक रक्षा मंत्र जरूर अपने पास रख लें सबके सब। पर रोहित इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था और शिवम इन सब चीजों का मजाक बनाता था, तो दोनों ने ही किसी तरीके का रक्षा मंत्र उपयोग नहीं किया। मैंने फिर भी उनके सेफ्टी के लिए अपनी तरफ से उनकी रक्षा कर दी। गांव के बीचों बीच हम गाड़ी जाकर रोकते हैं। रात के वही करीब 1:30-2 बजे के आसपास की बात होगी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरते हैं, क्या देखते हैं कि सामने एक ग्रुप बैठा हुआ है जो शायद किसी बूढ़े इंसानों का ग्रुप है। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। गांव बड़ा ही सुनसान लग रहा था, पर ये जो बुजुर्ग बैठे थे ये बिल्कुल अच्छे से हंस बोल रहे थे, ऐसे जैसे इस गांव में कभी कोई आपदा आई ही ना हो। हम सीधा उन बुजुर्गों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबा यहाँ पर लोग कहते हैं कि किसी चुड़ैल का साया है। वो सारे बुजुर्ग एक साथ हमारी तरफ देखते हैं और सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, चले जाओ, चला जाओ। वो हमें बार बार जाने के लिए कहते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि उन चारों बुजुर्गों की वेशभूषा एक ही तरीके की थी, ऐसे जैसे वो किसी मंदिर से बिलोंग करते हों। वो उठे और उसके बाद वो खुद एक साथ एक ही कदमों में गांव से बाहर की ओर जाने लगे। हमने कई बार आवाजें भी दी, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने थोड़ी देर के लिए वहां पर हाथ वगैरह सेके और उसके बाद हर एक घर में जाने की कोशिश करी। हम लोग जब भी किसी घर में जा रहे थे, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। रोहित जब एक घर की ओर गया तो उसे ऐसा लगा कि उसकी जो माँ है वो उसी के पिता का गला लेकर अपने हाथ में खड़ी हैं उस गेट के बाहर। रोहित हद से ज्यादा डर के पीछे हटा और कहने लगा, ये अर्श वो माँ, मम्मी के हाथ में वो पापा का गला। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं जब उस गेट की तरफ जाने लगा तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस कुछ धुंध बहुत ज्यादा है तो दिख नहीं रहा है क्लियर। मैंने उसको बोला कि हो सकता है धुंध के चलते तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा कि इतनी देर में शिवम के चिल्लाने की आवाज आती है। अर्श! हम दोनों भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि शिवम अपने दोनों घुटने पर वहां पर बैठा हुआ है और शिवम कह रहा है, अर्श मुझे उठा लो, मैं बैठना नहीं चाहता, मुझे उठा लो, ये लोग मुझे उठने नहीं दे रहे। कितना अजीब था ये। मैंने देखा कि उसके आसपास तो कोई नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने आंख बंद करके अपना ध्यान करा और मैंने अपने ध्यान दृष्टि से उसको देखा तो ऐसा लगा कि दो बहुत बड़े इंसान करीबन 7 से 10 फुट के रहे होंगे,
वो दोनों अपनी एक एक लात को मेरे दोस्त शिवम के कंधे पर रखकर इस कदर दबाए हुए हैं कि शिवम उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने शिवम को बोला कि धैर्य रखो और तुम्हारे आसपास जो मिट्टी पड़ी है उस पर फोकस करो। मैंने उसको जानबूझकर पृथ्वी त्राटक करने को मजबूर किया। ऐसी सिचुएशंस में हमें यह सिखाया जाता है कि जब आप एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो आपकी विल पावर धीरे धीरे फिर से प्रबल होना शुरू कर देती है और आप आत्माओं के चंगुल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। शिवम ने जैसे ही ये किया, करीबन 2 मिनट के बाद उसे हल्का लगने लगा और वो उठकर भागकर सीधा मेरे पास आ गया। मैंने जब उससे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ था शिवम, तो उसने मुझसे कहा कि तुम दोनों लोग जब उधर गए थे तो मैं एक दूसरे घर की ओर जा रहा था। अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जमीन पे बैठा दिया और मुझसे बोला कि बैठ यहीं पर, यहां से हिलना नहीं है, क्योंकि अगर तुमने वो देख लिया जो यहां पर है उसके बाद तुम कभी यहां से जा नहीं पाओगे। मैं बहुत ज्यादा उलझ रहा था क्योंकि बार बार ऐसी सच्चाइयां सामने आ रही थी जो कोई आम आत्मा नहीं कर सकती है। अगर आम आत्मा कर भी रही है तो उसके ये सब करने के पीछे का आखिर मेन मोटिव क्या है। इस बार मैंने उन दोनों को कहा कि वो दोनों मेरे साथ ही रहें और वहां से बिल्कुल भी हिले नहीं। हम तीनों अब एक साथ अपनी गाड़ी को पार्क करके आगे की ओर जाने लगे, क्योंकि गाड़ी भी अब हमें दिखना बंद हो चुकी थी। हम एक घर की ओर आगे जाने लगे और घर की ओर जाते जाते जैसे ही हम उसके गेट को देखने जा रहे थे, अचानक से रोहित की आवाज बदल गई और रोहित ने कहा, क्यों रे शिवम, तू दोस्ती नहीं निभाता है ना? क्या बताऊं, तू यहां पर सिर्फ इसलिए आया है ताकि तुझे एक नई खबर मिल सके? बोल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित की आंखें पलटी हुई थीं और रोहित की आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो शिवम की तरफ देखकर ये बोल रहा था, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि शिवम भी कुछ इसी तरीके का बोल रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां भी नहीं थीं। शिवम कह रहा था, रोहित तेरे बारे में तो सबको पता है, कितने पैसे चुरा कर भागा है, तेरी माँ के जेवर तूने बेच दिए, तेरे घर वालों को तूने लूट लिया, अब क्या यहाँ पर भी लूटने ही आया है लोगों को? मेरे सामने एक ऐसा नजारा था जहां पर 2 आत्माएं या फिर एक ही आत्मा एक दूसरे के शरीर में आकर शायद इन दोनों की सच्चाई धीरे धीरे बयां कर रही थी। जितनी देर में मैं उनसे कुछ पूछता, उन दोनों ने मेरी तरफ पलटकर कहा, अर्श, यहाँ का राज कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर ये राज चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, समझा तू? यहाँ का राज? मैंने अपनी हिम्मत को बांधा और मैंने पूछा कि कैसा राज, किस राज की बात हो रही है यहाँ पर? जब मैंने उनसे ये पूछा तो अचानक से मुझे किसी के पायलों की खनक सुनाई दी। एक कर्कश खनक जो कानों को चुभे। मैंने देखा कि एक स्त्री है जो सामने से आ रही है। उसका चेहरा ढका हुआ है और पूरे लाल कलर के कपड़े उसने पहन रखे हैं। उसका हाथ शायद पूरी तरीके से जला हुआ है या फिर बड़ा अजीब सा हो रखा है, ऐसे जैसे सड़ गया हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसके साड़ी के नीचे का पोर्शन, यानी कि कमर से नीचे का जो पोर्शन था, वो पूरा काला हो रखा था। मैं साफ साफ उस कलर को महसूस कर पा रहा था कि किसी नई नवेली दुल्हन को यदि आप साड़ी पहनाएं और उसकी आधी साड़ी को काला कर दें तो वो कैसा लगेगा। सेम ऐसा ही मैं देखता हूं कि वहां से एक औरत आती है और इसी के साथ साथ मेरे जो दोनों दोस्त हैं, ये दोनों कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। मंत्र के साथ साथ मैं जहां पर खड़ा होता हूं, मेरा वहीं पर शरीर रुक जाता है। मैं हिल नहीं पा रहा होता हूं, ऐसे जैसे वहां पर कुछ तो ऐसा है जो मुझे कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं कि वो औरत सामने बने उस घर में जाती है और वहां से कुछ मांगती है, शायद खाना या कुछ और। उसके बाद
वो वापस से चलते हुए एक धुंध में गायब हो जाती है। करीबन 5 मिनट के बाद फिर से वो औरत आती है और फिर से वो किसी घर से कुछ मांगती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस चली जाती है। मेरे सामने ये बार बार हो रहा था, मेरा मुंह भी ब्लॉक हो चुका था, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय ये देखने की कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज एक साथ आ रही है और सब एक ही चीज चिल्ला रहे हैं कि इसे मारो, इसे मारो, इसे जला दो, इसे दफन कर दो, इसे मार डालो। मैं जब धीरे से पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारी भीड़ आ रही है। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं वहां से नहीं हटा तो शायद ये भीड़ मुझे रौंद भी दे, लेकिन इस बार मैं हटा नहीं। इस बार मैंने पीछे की पूरी भीड़ को समझा और उसी की तरफ देखता रहा। वो भीड़ के हाथ में शायद मशालें और कुछ हथियार थे जो वो किसी को मारने जा रहे थे। मैंने देखा कि वो भीड़ मेरे पास से गुजरती हुई आगे की ओर जा रही और जैसे ही मैंने अपना चेहरा पलटा है, सामने वो औरत कांपती हुई खड़ी थी, ऐसे जैसे उसको ही सब मारने जा रहे हों। मैं क्या देखता हूं कि गांव के सारे लोग उसे बेरहमी से पीटते हैं, ऐसे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और सारे गांव वाले कहते हैं कि हमारे घर के बच्चों को चुराती है, भीख मांगने के बहाने तू जादू टोना करती है, आज तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरेगी तू। हर इंसान का ये कहना कि वो मरेगी और वो बच्चे चुराती है, तंत्र मंत्र करती है, मेरा कुछ समझ में नहीं आया। उसे मारते रहे और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे हाथ वहीं के वहीं जाम थे। मेरे दोनों दोस्त मेरे आगे खड़े थे जिनकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वो ये सारी चीजें देख रहे थे। शायद वो कुछ मन में मंत्र बुदबुदा रहे हों, लेकिन उनका भी कोई रिएक्शन नहीं था। मैं कहना जरूर चाह रहा था कि सामने किसी औरत को मारा जा रहा है, उसे रोको, पर कोई भी नहीं रुका। मैं क्या देखता हूँ कि 2 गांव वाले जो उसको पीट रहे थे वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अब भाई साहब, ऐसी औरतों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं इसे जिंदा जला दो। कि तभी गांव का दूसरा इंसान कहता है, हाँ ये तू सही कहा था हुआ, इसका पूरा शरीर दफना दो, खत्म कर दा इसका। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था सुनने में। गांव वालों की इस तरीके की प्रथा कि जला दो और दफना दो, मैं समझ नहीं पाया। मैंने देखा कि इतनी देर में एक इंसान सामने से आता है जिसके हाथ में शायद एक बहुत बड़ा सा अस्त्र होता है, एक तलवार जिससे शायद बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हों। मैंने देखा कि उस आदमी ने इस औरत को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका खून मेरे मुंह पर आता रहा और आसपास कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। सारे गांव वाले चुप खड़े थे, बस ये दोनों लोग बोले जा रहे थे। इन दोनों की बातों में एक गांव वाला फिर से कहता है, अरे मर जाए तो बेहतर होई, एक काम करा, एकरा आधा पैर जला दा और एकरा आधा धड़ दफना दा, ये सबसे बेहतर तरीका बा। मैं समझ नहीं पाया कि आधा शरीर जला दो और आधा शरीर दफना दो। मेरी आंखों के सामने उस औरत को 2 टुकड़ों में काटा गया। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं सुना। उस औरत के पैर को उन लोगों ने पास ही एक किसी शमशान में ले जाकर शायद जला दिया और उसका जो धड़ था वो मेरे सामने ही उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें उसकी लाश को दफना दिया। सबसे ज्यादा अजीब ये हुआ जब उन्होंने इसका लॉजिक दिया। वो कहते हैं, अरे अगर ये आत्मा भी बनी तो हमारे गांव में वापस ना आई, काहे से कि अगर ये औरत उठेगी तो चल नहीं पाएगी क्योंकि इसका पैर हमने जला दिया है और ये हमेशा अपने बाकी के हिस्से को खोजेगी। हाँ, अब सब टल गया है। ये सारी चीजें मैंने अपने आंखों से देखी और उसके बाद वो सारे गांव वाले कहीं चले गए। जितनी देर में मैं कुछ और बोल पाता, अचानक से मेरे दोस्त रोहित और शिवम एक साथ पलटे और कहने लगे, देख लिया हर्ष, मेरे साथ क्या हुआ और जानना चाहता है? हाँ, तू जानेगा, तू जान अभी इसके बाद क्या हुआ। ये तेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि तू लोगों को बता पाए कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूं। उसके बाद उन दोनों की आंखें वापस से पलट गईं और वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मैं क्या देखता हूं कि धीरे धीरे गांव वाले उस शहर से जाने लगे और उसके बाद मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी पिक्चर देख रहा हूं। सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, पर ये मेरा हेलुसिनेशन था, दैट आई नो पूरी तरीके से। मैं क्या देखता हूं कि उस गांव का एक इंसान
टहल के जा रहा था तो अचानक से उस औरत के आधे धड़ ने इस इंसान को उस कब्र में घसीट लिया। अब ये औरत एक आत्मा बन चुकी थी जो मेरे सामने गांव के हर एक इंसान को बेरहमी से मार रही थी, और मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं जो देख रहा हूं ये कोई कहानी है या आत्मा मुझे दिखाना चाह रही है या एक सच्चाई है। मैं इस चीज को देखता ही रहा लगातार और बार बार। उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक बाबा हैं जो शायद अघोरी हैं, वो उस गांव में आते हैं और सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन लोगों से कहते हैं कि सब लोग अपना अपना खून एक प्याले में डालो। सारे गांव वाले अपना खून उस प्याले में डालते हैं और उसके साथ ही साथ वो बाबा उसमें अपनी जटा का एक बाल तोड़कर डालते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ के हर एक घर पर इस खून से अंकित कर दो कुछ, जिससे ये आत्मा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे ही ये पूरी कहानी मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त रोहित और शिवम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं, हाँ हर्ष, मुझे क्या हुआ था यार, और ये तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैं समझ गया था कि आत्माओं ने अपनी चीजें दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने उनसे कहा कि इस घर में जो भी लिखा है, जो भी अंकित है, उसको कभी भी मन में मत दोहराना, बस केवल उसे बाहर से देखकर चले आओ। मेरा शरीर नॉर्मल हो चुका था और मैं मेरे दोनों दोस्तों के साथ उस गेट के बाहर जो लिखा था उसे पढ़ने गया, और उस गेट के बाहर लिखा था नाले बा। नालेबा का शाब्दिक अर्थ होता है कल आना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लिसनर्स इस कहानी को जरूर रिलेट कर पाएंगे जब उन्होंने वो पिक्चर देखी होगी जिसका नाम था स्त्री। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि स्त्री कल आना। दरअसल वो गांव वालों ने अपने खून से उन अघोरी बाबा की जटा के साथ मिलाकर एक तंत्र अपनाया, एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल सके। तब से अब तक उस घर के बाहर अंकित है लोगों के खून से नालेबा। हालांकि वहां के सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी भी नालेबा अंकित है। हम लोग बिना कुछ सोचे वहां से वापस आने लगे और हमें बार बार लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, नालेबा, नालेबा, नालेबा। कहा जाता है कि जब वो औरत वापस से आत्मा बनकर उस गांव में आई और उसने इस तरीके का तंत्र देखा, तो वो गेट पर जब भी खून से लिखा हुआ ये देखती थी कि नालेबा, तो वो हमेशा लौट के चली जाती थी। और उसके बाद से उसने गांव वालों में से किसी भी इंसान का खून नहीं बहाया, उसको परेशान नहीं करा। दरअसल उस औरत की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जितना मुझे समझ में आया था कि वो औरत बेचारी घर घर जाकर भीख मांगती थी। लोगों को ये लगता था कि वो अपने घर में जाकर किसी तरीके का तंत्र करती है या कुछ ऐसा करती है, या लोगों के बहकावे में आकर कई सारे गांव वालों ने उसे एक साथ मार दिया। मरने के बाद भी शायद उसने घर घर जाकर खाना मांगना नहीं छोड़ा। शायद वो किसी को पेट भर के खाना खिलाना चाहती थी, पर किसी ने उसकी ये बात नहीं समझी और उसके मरने के बाद भी जब उसने यही जारी रखा तो किसी अघोरी ने घर के बाहर वो नालेबा लिखवा दिया, जिससे शायद वो आज तक किसी भी घर में शायद जा तो नहीं पाई है, पर उसकी आत्मा ये सच दिखाने के लिए वहां आने वाले हर एक इंसान को ये बताती है कि वो गलत नहीं है। हम लोगों ने गाड़ी शुरू करी और वहां से जाने लगे। हमने देखा कि एक औरत है जो एक पटिया पर बैठी है शायद, लेकिन उसका पैर नहीं है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो ऐसा शायद कहना चाह रही है कि उसकी सच्चाई अभी भी कोई पता करे। हम लोगों ने गाड़ी वहां से निकाल तो दी, लेकिन ये चीज मेरे मन में शायद आजीवन रह जाएगी कि मैं शायद उस गुत्थी को कभी सुलझा नहीं पाया। अपने शहर आकर मैंने उन दोनों को पवित्र किया और उन दोनों को रुद्राक्ष माला दी, जिससे वो लोग शायद सेफ रहें। आज भी मेरे दोस्त को ये ट्रॉमा है कि उसे बार बार वो औरत दिखाई देती है। उसकी कहानी उसके जहन में या उसके सबकॉन्शियस माइंड में बस चुकी है। मैं शायद उसे ठीक तो ना कर सका, लेकिन ये कहानी आप तक पहुंचाने में कारगर जरूर हुआ। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डरना जरूर, क्योंकि वो होते हैं।
8. कई बार इंसान का अकेले रहना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन हो जाता है, और यदि उस खालीपन में उसे कोई उस दुनिया की चीजें दिखती हैं तो उसका फल बहुत ज्यादा भयानक होता है। हमारी आज की रियल घटना भी कुछ इसी तरह के सिनेरियो पर बेस है। मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जहां पर मोस्टली अकेले ट्रैवल करता था, अकेले जाता था, अकेले रहता था। एक बहुत अच्छे जानकार हैं राम अशोक जी, मैं अक्सर उनके पास जाया करता हूं। आपने उनका नाम इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जरूर सुना होगा। वो एक बहुत अच्छे अघोरी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनका दिल्ली में एक छोटा सा स्टूडियो है। अब क्या होता है कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। हम सारी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पेशली अगर हम किसी ऐसे इंसान के घर में रुक रहे हैं जो ऑलरेडी एक अघोरी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है कि आप खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे पैरानॉर्मल की दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता हो। ये बात है 2020 के आसपास की, जब मैं पहली बार राम अशोक जी के स्टूडियो में गया। स्टूडियो बहुत छोटा सा था, लेकिन जिस बिल्डिंग में स्टूडियो था वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा सुनसान थी। एक कॉम्प्लेक्स था, शायद 5 कॉम्प्लेक्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें 5 अलग अलग बिल्डिंग्स थी। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी और ई। कहा जाता था कि इन 5 बिल्डिंग्स में रात को सारी आत्माएं घूमती हैं। शायद आपने सही सुना। पहले दिन जब मैं वहां पर गया तो मैं नीचे खड़े होकर राम अशोक जी को फोन करने लगा। फोन करते करते अचानक से क्या हुआ कि मेरे सामने एक इंसान ने सुसाइड कर दी। वो सीधा ऊपर से नीचे गिर गया, पूरा खून खून। वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल जब आप किसी आत्माओं का ऐसा सिनेरियो देखते हैं तो शायद अपने मन को बहला भी लें, लेकिन जब आपके सामने कोई रियल सुसाइड होता है तो आपका दिल दहल जाता है। मेरे सामने कुछ वैसे ही हुआ। वो आदमी मरा मेरे सामने। उसने ए ब्लॉक की ऊपर वाली बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी, और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो मेरे ठीक बगल में आकर गिरा, ऐसे जैसे वो मेरे ऊपर ही गिरना चाहता हो। मुझे लगा कि यह मात्र एक दुर्घटना होगी, तो बस सारे लोगों को जल्दी से बुलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वो मर चुका था। मैं ऊपर राम अशोक जी के पास पहुंचता हूं और मैं पूछता हूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं आया यहाँ किसी की मौत हो गई। वो हंस के कहते हैं कि यहाँ पर मौत होना लाजमी है, कुछ भी हो सकता है, और तुम तो अकेले आए हो, तो रुको अभी। और मैं बात समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि उनका जो स्टूडियो है वो सेफ है, लेकिन बाकी पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। अच्छा, उनके स्टूडियो के अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी मुझे महसूस नहीं होती, लेकिन जब भी आपको वॉशरूम वगैरह के लिए जाना पड़ता है तो आपको उनके स्टूडियो से करीबन आधा किलोमीटर चल के उस बिल्डिंग के दूसरे ब्लॉक तक जाना पड़ता है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक था। हालांकि भूत प्रेत अब मुझे उतना डराते नहीं थे, लेकिन फिर भी रियल लाइफ सिनेरियो शायद ज्यादा खतरनाक होते हैं रादर देन आपके सामने भूत आ जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, उस दिन मैं रात को उनके स्टूडियो रुका तो अचानक से मुझे एक बहुत धीमी सी कोई आवाज आई। ऐसे जैसे कोई अपने नाखूनों से कुछ खुरच रहा हो। बहुत अजीब था ये सुनने में, और वो मेरे ठीक ऊपर के बने हुए एक कमरे से आ रही थी। मैं उनके स्टूडियो में वापस से उस कमरे में गया और देखा कि वहां पर क्या है, तो कुछ चूहे शायद इधर उधर घूम रहे थे। मुझे इतना डर लगा नहीं। मैं वापस नीचे आया और सारी लाइटें बंद करके लेट गया। लाइटों के बंद करने के बाद अचानक से मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज आई। ऐसे जैसे किसी चीज को कोई खा रहा हो, पर बहुत बुरी तरीके से। मेरी नींद वापस से एक बार खुलती है और मैं क्या देखता हूं कि
बाहर गेट के पास कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं भागते हुए बाहर की गेट की तरफ गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और एक बार फिर से मुझे वापस से किसी के नाखूनों की आवाज आने लगी। आवाज फिर से ऊपर की तरफ से आ रही थी। इसके बाद मैं मुड़ा और सीधा ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर जैसे ही मैं पहुंचता हूं और अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि एक छोटा सा बच्चा जिसके सर पर बाल नहीं है, बस केवल हल्दी से कोई लेप लगा हुआ है, वो बैठा हुआ है और उसके सामने वो मरे हुए चूहे हैं। जैसे ही मैंने वो लाइट मारी, वो मेरी तरफ देखकर चूहों को जोर जोर से चबा कर खाने लगा। चबाने के साथ साथ वो हंसता भी जा रहा था। उसका चेहरा बहुत बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ पर गलती से आ गया है, लेकिन एक बच्चा एक चूहे को कैसे खा सकता है। मैंने वापस से फ्लैशलाइट नीचे करी और एक बार और मारी तो वहां पर कोई भी नहीं था। बस चूहों के खून के निशान जरूर थे, ऐसे जैसे उन्हें कोई खींच कर एक कोने में ले गया हो। मैं तुरंत ऊपर से नीचे उतरता हूं और रामशु जी को कॉल करता हूं। संजोग की बात यह थी कि उस वक्त किसी ने फोन उठाया नहीं। उनका स्टूडियो मैं अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था और अब मेरे पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि मैं क्यों ना ध्यान करूं अपने गुरुदेव का और एक बार ये देखने की कोशिश करूं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे चूहे मेरे ऊपर घूम रहे हैं। मैंने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर में मेरे कान में एक आवाज आती है, मैं यही खाता हूँ। मुझे साफ साफ उस बच्चे के चूहों के खाने की आवाज समझ में आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरे सर पर कुछ बूंदें गिर रही होती हैं ऊपर से। शायद कुछ लीकेज हो रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि खून की बूंदें मेरे मुंह पर गिरने लगी हैं लगातार। और वो खून किसी और का नहीं, उन चूहों का ही था जो शायद ऊपर वाले फ्लोर से रिस कर सीधा मेरे ऊपर गिर रहा था। मैं अपना मुंह पोंछकर वहां से जैसे ही हटता हूं, मैं क्या देखता हूं कि किसी के दोनों पैर और दोनों हाथ से चलने की आवाज आती है। खून। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस खून के लिए कोई बच्चा है जो चल कर आ रहा है। मेरी गेट की तरफ झांकने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। थोड़ी देर और मैं बैठा रहा तो मैं क्या देखता हूं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र वही करीब 2 साल रही होगी, वो पूरा हल्दी से पुता हुआ था, ऐसा जैसे उसके ऊपर किसी ने हल्दी लगा रखी हो। और वो धीरे धीरे चलते चलते उस रूम में आ गया जिस रूम में मैं बैठा हुआ था, और मेरे सामने वो खून को चाटने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण किया, वो बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया, ऐसे जैसे मैंने उसे किसी तरह की कोई कमांड दे दी हो। वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया और वहां से हिल भी नहीं रहा है। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ है, पूरे शरीर पर हल्दी से उसका लेप है और वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण जारी रखा और मैं क्या देखता हूं कि मेरे गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ साथ वो बच्चे ने अपने हाथ जोड़ लिए हैं, ऐसे जैसे वो मुझे नमस्कार करना चाह रहा हो। और उसके बाद वो मेरे सामने अपना सर झुकाता है और वहां से वैसे ही रेंगता हुआ निकल जाता है। मेरा पूरा शरीर मानो
सूख चुका था। ये सारी घटना को देखने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यहां पर रुककर सबसे बड़ी गलती कर दी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी जो हुआ उसका शायद ये 1% भी नहीं था। एक ऐसी सुनसान जगह जहां पर आप पहले कभी नहीं गए हैं, एक ऐसे इंसान जो कि परम अघोरी हैं और आप उनके एक ऐसे स्थल पर रह रहे हैं, एक ऐसे काम करने की जगह पर रह रहे हैं जहां पर हजारों आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन आप उससे पूरी तरीके से अनजान हैं। मैं राम अशोक जी के स्टूडियो आ गया था कुछ समय के लिए रहने के लिए, पर शायद उनके स्टूडियो में आना मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकता था। उस रात जब मैं वहां पर रुका था तो मुझे एक बच्चा हल्दी से सना हुआ, खून पीता हुआ मुझे दिखा। शायद वो किसी जानवर को मार के खा रहा था उनके स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण किया तो वो बिल्कुल नतमस्तक होकर वहां से चला गया। मुझे लग रहा था कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ये बिल्कुल आम हैं, पर ये आम थी नहीं। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मैं उस जगह पर रुका तो था, लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था कि यहां पर सब कुछ सही है। वो बच्चा वहां से चला गया, खून के निशान अभी भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा फिर से उस खून को छूने के लिए आएगा, पर वो बच्चा मेरे सामने नतमस्तक होकर क्यों गया, वो भी मेरे गुरु मंत्रों के सामने। मुझे लगा कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पॉजिटिविटी मौजूद है, जिसके जरिए शायद मैं बच गया हूं, या शायद मेरी जिंदगी किसी तरीके से मेरी हो चुकी है। मैं सोचता हूं कि मुझे ज्यादा देर यहाँ ना रुककर बाहर अगर मैं निकल जाऊं तो शायद मेरा थोड़ी देर के लिए दिमाग सही हो जाए। मैं बाहर गया, गुरु मंत्र का उच्चारण करते करते मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाकर फ्रेश हो लेता हूं, तो मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वॉशरूम करीबन आधे किलोमीटर पे था, तो मैं धीरे धीरे चलते चलते पहले ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में गया, ब्लॉक बी से ब्लॉक सी में, और ब्लॉक सी से ब्लॉक डी में। सबसे अजीब बात यह थी कि ब्लॉक डी में किसी भी तरह की कोई भी लाइट नहीं थी, पर पानी वहां बराबर आ रहा था। बाकी किसी भी एरिया में, किसी भी बिल्डिंग में पानी ठीक से आ नहीं रहा था। तो मैंने ब्लॉक डी को ही चूज करा और मैं वहां फ्रेश होने के लिए गया। वॉशरूम में सेंसर्स लगे हुए थे, जिससे आप जैसे ही कदम रखते हैं लाइट अपने आप जलने लगती है। मैं कदम रखता हूं, लाइट जलती है, और उसके बाद मैं जैसे ही फ्रेश होने के लिए बढ़ा वो लाइट अपने आप बुझ गई। वो सेंसर दरअसल कुछ देर के लिए ही काम करते हैं, वही करीबन 5 सेकंड के लिए। मैं फ्रेश होकर जैसे ही पीछे मुड़ता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सेंसर की जो लाइट्स हैं वो बहुत तेजी से फ्लिक करने लगती हैं, लगातार। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार उसकी चौखट पर पैर रख रहा है और उससे वो सेंसर एक्टिव हो रहा है, पर इतनी स्पीड में तो सेंसर कभी एक्टिव होते नहीं है। तो लाइट का बार बार फ्लिकर होना ये कहीं संभव ही नहीं है। मैंने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी से समय देखा तो करीबन 1:14 हो रहे थे। मुझे लगा कि रात अभी भी बाकी है और यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक है। इसके बाद मैं बाहर निकल के उस बिल्डिंग से ब्लॉक डी से ब्लॉक सी की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे वापस से उसी ब्लॉक में आना था। मैं क्या देखता हूँ कि बीच में कुछ मजदूर वगैरह सोए हुए हैं। मैं उनको क्रॉस करके जब आगे की ओर गया तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जब मैं आ रहा था तब तो यहाँ पर कोई मजदूर थे नहीं, अभी ये अचानक से आकर सो कैसे गए। जैसे ही मैं पीछे पलटता हूं मैं क्या देखता हूं कि वो तीनों मजदूर मेरे सामने खड़े हुए हैं, अपने हाथ में बिजली की नंगी तारों को लेकर। मुझे नहीं पता कि वो बिजली की तार वहां कहां से आई हैं, पर वो मेरे से कह रहे हैं कि हमें मर जाएंगे भैया, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा।
और इसी के बोलने के साथ साथ उन्होंने उन बिजली की नंगी तारों को अपने दिल पर लगा लिया और उनका शरीर मानो कोयले की तरह जलने लगा हो और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस खाली बिल्डिंग में उनकी चीख मानो ऐसे गूंज रही थी जैसे मेरा दिल अभी निकलकर बाहर आ जाए। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी आम नहीं है। मैंने वापस से उन गुरु मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया तो मैं क्या देखता हूँ कि गुरु मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वो तीनों मजदूर जो मेरे सामने बिजली की तारों को लगाकर खड़े थे, उन्होंने वो तारें छोड़ दी है। अब मेरे सामने 3 पूरे के पूरे जले हुए शरीर खड़े थे जो शायद कुछ कहना चाह रहे हों। उन्होंने वापस से उसी बच्चे की तरह अपने हाथ को जोड़ लिया और मेरे सामने घुटने पर बैठ गए और बैठने के बाद वो ऐसे सो गए जैसे मानो उनको किसी ने बहुत आराम से सुला दिया हो। मेरे गुरु मंत्र उच्चारण करने से इतना फल मिल रहा था मुझे पहली बार बहुत ज्यादा बचाव महसूस हो रहा था, क्योंकि इतनी आत्माओं से कभी मैं एक साथ बचा नहीं हूं। इसके बाद मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि जो कबूतर हैं वो जग रहे हैं। वहां पर एक्चुअली बिल्डिंग में बहुत सारे कबूतर भी थे जिन्होंने अपना घर ऊपर कहीं टाल पर बना लिया था और वो कबूतरों की आवाज बड़ी अजीब सी थी। आम कबूतर जैसे बोलते हैं वैसे नहीं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। मैं कबूतरों को ध्यान से देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उन कबूतरों की आंखें बिल्कुल सफेद हैं। उनका शरीर भले ही डार्क ग्रेइश हो लेकिन उनकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हैं, ऐसे जैसे मानो कोई मुझ पर निगरानी रख रहा हो। मैं आगे चलता जा रहा था तो मैंने क्या नोटिस किया कि ऊपर जितने भी कबूतर हैं वो सबकी आंखें सफेद चमक रही हैं, ऐसे जैसे हजारों सफेद आंखें मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रही हूं और मुझे मार डालना चाहती हूं। मुझे लगा कि हो ना हो मेरे गुरु मंत्र ही हैं जो मुझे यहाँ तक सेफ रखे हुए, तो शायद आगे भी वही रखें। पर इंसान लगातार मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, उसका गला भी सूखता है। मैं आगे की ओर गया और मैंने देखा कि एक पानी का टैंक रखा हुआ है, शायद वो पीने वाला ही पानी था। मैंने पानी के टैंक से पानी एक डिस्पोजल में लिया और उसको पीने लगा। पानी पीने के बाद मुझे हल्का सा चक्कर जैसा आया और जब मैंने पानी के टैंक की तरफ देखा तो वो ट्रांसपेरेंट टैंक में एक बिल्ली मरी हुई थी। जो शायद बचने की कोशिश कर रही थी पर बच नहीं पाई थी, और वो मरी हुई बिल्ली का पानी मैं उस डिस्पोजल में लेकर पी गया था। पर जब मैं आया था तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने तुरंत उस गिलास को फेंका और वहां से भागकर स्टूडियो की तरफ गया। जब मैं वहां से भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक नहीं दो नहीं करीबन 12-15 लोग एक साथ भाग रहे हों। इसके बाद मैं भागते हुए सीधा अपने उस स्टूडियो में पहुंचा और अपना गेट लॉक करके अंदर की ओर चला गया। जैसे ही मैं गेट लॉक करता हूं, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बीते होंगे, अचानक से बाहर गेट में किसी के खटखटाने की आवाज आती है। मैं बाहर गेट की तरफ जाता हूं और जैसे ही मैं गेट खोलता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक बूढ़ी औरत है जो वहां पर खड़ी हुई है। वो बार बार मुझसे कह रही है कि बेटा अगर पानी हो तो पिला दो। अब कोई अगर बूढ़ा इंसान यहाँ आया है तो हो सकता है कि वो कोई मजदूर रहा हो। मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उस बूढ़ी औरत ने आवाज देकर कहा, बेटा खून तो नहीं पिला दोगे ना? मेरा शरीर वापस पीछे घूमने की ओर इशारा कर नहीं रहा था, पर स्टिल मैंने पानी का ग्लास लिया और मैं वापस पीछे की ओर मुड़ा और वो बूढ़ी औरत मुझे बार बार देखकर यही कह रही थी कि बेटा इसमें खून तो नहीं है ना? मैं थक गई हूँ खून पीते पीते। मैंने अपने डर को थामा और उनको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से पीजिए, ये पानी है।
उस बूढ़ी औरत ने वो पानी जैसे ही पिया है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई है और जोर जोर से तड़पने लगी है, ऐसे जैसे उसको मैंने कोई जहर पिला दिया हो। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, ऐसे जैसे मैंने पानी ना उसको कोई सांप का जहर पिला दिया हो। मुझे लगा शायद मैं गुरु मंत्र बोलूं और जिस तरीके से सारी आत्माएं धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आकर जिंदा होकर नतमस्तक होकर गई थी, शायद ये बूढ़ी औरत भी कर ले। मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया तो मैं क्या देखता हूं कि उस बूढ़ी औरत के मुंह से लगातार खून बहने लगा। उसके अंदर का जितना खून था शायद उसने सबका सब उगल दिया होगा। और इसके बाद वो बूढ़ी औरत उठ के आगे की बिल्डिंग्स की तरफ जाने लगी बिना मुझसे बात किए, और वो बार बार यही कहने लगी कि खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना, खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना, खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना, खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना। ये सब बोलते बोलते वो बिल्कुल आगे चली गई कि तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज आई। हर्ष, हर्ष, क्या सोच रहे हो कि ये सब सच्चाई है या भ्रम? पैरानॉर्मल के सफर को जानते जानते मैं एक ऐसे स्टूडियो में आ गया था जो खुद एक अघोरी का स्टूडियो था। और वहां आने के बाद जब मेरे साथ एक के बाद एक घटनाएं होना शुरू हो गई तो मुझे ये यकीन हो गया था कि मैं किसी आम स्टूडियो में नहीं, एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर हूं जहां पर असंख्य आत्माएं हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। कभी कोई बच्चा जो खून चाटता हुआ मेरे सामने आता है, तो कभी 3 मजदूर जो खुद को बिजली के झटके देकर मार डालते हैं, तो कभी एक ऐसी दादी जो पानी मांगती है और कहती है कि खून तो नहीं पिला दोगे ना, और थोड़ी देर के बाद वो खुद ही मर के वापस से उस जहर को उगलकर पूरी बिल्डिंग में घूमती है ये बोलते हुए कि खून तो नहीं पिला दोगे ना। मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही थी कि तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज आई। हर्ष, यही सोच रहे हो ना कि ये हकीकत है या भ्रम? मैं जैसे ही पीछे पलटकर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि रामअशोक जी के स्टूडियो में एक छोटा सा कपाल रखा हुआ है। शायद वो आर्टिफिशियल था, पर देखते ही देखते वो कपाल मुझे बिल्कुल सच्चा लगने लगता है, बिल्कुल रियल लगने लगता है। और वो कपाल लेजिट बोल रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि जो तुम देख रहे हो वो सच्चाई है या भ्रम? मुझे दरअसल यही लग रहा था। मेरे गुरु ने सिखाया है कि कभी भी ऐसे सिचुएशंस में जहां पर आत्माएं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। तो मैं वहां से पीछे हटा नहीं और 2 कदम उस कपाल की ओर बढ़ा दिया और मैंने कहा कि मुझे जानना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर तुम हो कौन? वो कपाल जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें ये जानना है कि मैं कौन हूं? मैं हूं एक कपालिक। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं खुद एक कपालिक के स्कल से बात कर रहा था, जो बोल रहा था, जो जिंदा था। मैंने अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण जैसे ही करना शुरू किया, वो कपालिक के स्कल में अपने आप एक दिया जल उठा। शायद वो दिया पहले से ही उसके मुंह में था। उस दिए की रोशनी पूरे कपाल में अच्छी तरीके से फैल रही थी
और मुझे साफ दिख रहा था कि उस कपाल के अंदर कोई आंखें हैं जो लगातार मूव कर रही हैं। सारी लाइटें बंद हो चुकी थीं और अब उनके स्टूडियो में सिर्फ वो कपाल था जिसके मुंह में दिया जल रहा था, और मैं जो उस कपाल से बात करने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने पूछा कि आखिरकार तुम यहां पर आए कैसे? वो कपाल कहता है, 10 साल की उम्र में तुम्हारे बाबा का देहांत हुआ था। 15 साल की उम्र में तुम दीक्षित हुए थे और अब तुम यहां खड़े हो। वो जितनी चीजें बोल रहा था दरअसल वो सारी की सारी सच्चाई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ऊर्जाओं को ब्लॉक करने के बाद भी कोई मेरी एनर्जीज को पढ़ कैसे सकता है। और ये कपालिक का स्कल, जबकि इसके आसपास कोई भी ऐसा तांत्रिक मौजूद नहीं है, ये बोल कैसे रहा है? तो क्या ये रामाशोक जी का सिद्ध किया हुआ कपालिक का स्कल है जो लगातार बोल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ी देर के बाद अचानक से मेरा फोन बजता है। कॉल रामाशोक जी का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूं मैं उनसे कहता हूं कि यहां पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं रामाशोक जी, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? और सब मेरे गुरु मंत्र से चुप हो जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है मेरे गुरु मंत्र में, और आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ये सब घटनाएं मेरी आंखों के सामने हो रही हैं, वो भी इतनी रात को? रामाशोक जी हंसे और कहने लगे कि तुम ये सब जो देख रहे हो ये साधारण एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारे गुरु मंत्र ने तुम्हें ताकत दी है कि तुम इन सारे दर्द को, इन सारी घटनाओं को समझ सको, जान सको, ताकि तुम्हें पता चले कि कितने सारे दर्द और कितने सारे अनंत संभावनाओं के लोग यहाँ पर मर चुके हैं, जिनकी हजारों इच्छाएं आज भी अधूरी हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा अर्श, और यदि तुम्हारे गुरु मंत्र से कोई बच रहा है तो इस भ्रम में मत रहना। वो बस अपनी कहानी दिखाकर वहां से जा रहे हैं, और यदि तुम्हारे पास वो गुरु मंत्र नहीं होता तो आज तुम जिंदा नहीं होते मुझसे ये बात करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि तो फिर ये कपाल क्या है, ये जो मेरे बारे में सारी सच्चाई बता रहा है? रामाशोक जी ने कहा, वो कपाल वार्ताली की क्रिया है, बोलने दो उसको। वो जो बोल रहा है वो सच बोलेगा। एक कपालिक के स्कल को मैंने ही अपने कब्जे में किया था। मैं सुनकर दंग रह गया कि रामाशोक जी ने एक कपालिक के स्कल को अपने कब्जे में कर लिया है और वो बोल रहा है और वो उनकी बात मानता है। रामाशोक जी ने तुरंत उधर से एक आवाज लगाई, रजा। उन्होंने क्या बोला वो मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला वो कपाल बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब रात भर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से सो जाऊं। मैं वही गुरु मंत्रों का उच्चारण करते हुए आराम से वहां पे सो गया। इसके बाद अगले दिन मुझे अपने घर वापस आना था, तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने क्या देखा कि रास्ते में कुछ लोग बात कर रहे थे। वो शायद काम वाले आंटी की बात कर रहे हों। उन्होंने बताया कि काम वाले आंटी की मौत करीबन 2 हफ्ते पहले पानी ना मिलने की वजह से हो गई थी और उनकी बॉडी पूरी रात बिल्डिंग में पड़ी रही थी। उसके अलावा जब मैं नीचे गया तो कहीं ना कहीं से मुझे ये बातें सुनने को मिल ही रही थी। 2 लोग और आपस में बात कर रहे थे कि जिस तरह से 3 मजदूर मरे हैं उस तरह से और मत मरो, बिजली के झटके आगे भी लग सकते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि जिन सवालों का जवाब मुझे जानना था, मुझे एक एक करके उनके बारे में पता लगता जा रहा है। पर वो बच्चा जो चूहे खा रहा था वो कौन था, वो मेरे दिमाग में बस गया। मैंने रामाशोक जी से भी पूछा कि आखिरकार वो बच्चा था तो कौन था। वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने कॉल पर कुछ नहीं बताया। मैं वहां से चला गया और घर जाने के बाद मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे जो शायद जानने जरूरी थे मुझे। मैंने रामाशोक जी को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वो आत्माएं कभी वहां से मुक्त नहीं होंगी। तो रामाशोक जी कहते हैं कि कभी कभी कुछ आत्माएं खुद से ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। तो शायद इन सारी आत्माओं ने इस बिल्डिंग को ही अपना घर समझ लिया है। मैं आज भी उस बिल्डिंग में जाता रहता हूं। आज भी मुझे
कई सारे एहसास होते रहते हैं जो शायद आम इंसान के लिए महज अंधविश्वास या एक कहानी होंगे। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।